कहानी का शीर्षक चाणक्य नीति, आस्तीन का सांप। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के गहरे अंधेरे में खो जाएं, एक चेतावनी सुन लीजिए। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह कहानी मगध के इतिहास के उस पन्ने से निकाली गई है जिसे खून से लिखा गया था। अगर आप अपनी जिंदगी में छुपे हुए दुश्मनों को पहचानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आचार्य चाणक्य का वो रहस्य आज खुलने वाला है जो उन्होंने सिर्फ अपने सबसे करीबी गुप्तचर को बताया था। और हां, अगर आप सच में चाणक्य के भक्त हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त, जी हां, अभी हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो ज्ञान यहां मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय चाणक्य, जय हिंद, जय चाणक्य नीति। तो चलिए उस काली रात में चलते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। अमावस की वो काली रात थी, इतनी काली कि अपना ही हाथ दिखाई न दे, और आसमान से पानी नहीं बल्कि जैसे आग बरस रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ। मगध की सीमा पर स्थित घने जंगल में सन्नाटा तो था, मगर वो सन्नाटा चीख रहा था कि आज रात किसी का कत्ल होने वाला है। कीचड़ से सने जूतों की आवाज तेजी से भाग रही थी, छप छप छप। सांसों की रफ्तार इतनी तेज थी कि फेफड़े फटने को तैयार थे। ये और कोई नहीं, मगध का सबसे जांबाज गुप्तचर विक्रम था, जिसके पीछे मौत दौड़ रही थी। विक्रम के हाथ में एक चमड़े का पत्र था, जिसे सीने से लगाकर वो ऐसे भाग रहा था जैसे वो पत्र उसकी जान से भी ज्यादा कीमती हो। और असल में वो था भी, क्योंकि उस पत्र में उस गद्दार का नाम था जो मगध के सम्राट चंद्रगुप्त को मारने की साजिश रच रहा था। लेकिन विक्रम को ये नहीं पता था कि आज की रात उसे वो सबक मिलने वाला है जो आचार्य चाणक्य ने उसे गुरुकुल में सिखाया था, मगर वो शायद भूल गया था। विक्रम भागते भागते एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रुका। उसकी पीठ पेड़ से टिकी थी और वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे हुए अंधेरी में घूर रहा था। तभी से लगा कि कोई उसके ठीक पीछे है। विक्रम ने बिजली की गति से तलवार घुमाई और किसी की गर्दन पर रख दी। सामने वाला शख्स घबराया नहीं बल्कि मुस्कुराया। बिजली चमकी और विक्रम का चेहरा आश्चर्य से भर गया, क्योंकि तलवार की नोक पर कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त और सेनापति अभय खड़ा था। विक्रम ने राहत की सांस ली और तलवार नीचे करते हुए कहा कि अभय, तुम यहां कैसे? मुझे लगा कोई शत्रु है। अभय ने हंसते हुए विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि शत्रु तो हर जगह है मित्र, लेकिन मुझे आचार्य चाणक्य ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो सूचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित मुझ तक पहुंचाने का आदेश है। विक्रम की जान में जान आई। उसने वो चमड़े का पत्र निकाला और अभय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसमें उस गद्दार का नाम है जो अमात्य राक्षस के साथ मिला हुआ है। अभय ने हाथ बढ़ाया और पत्र ले लिया। उसी वक्त आसमान में फिर से बिजली कड़की और उस रोशनी में विक्रम ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय की कलाई पर एक विशेष प्रकार का टैटू यानी गोदना था, एक काला नाग जो अपनी पूंछ खुद खा रहा था। ये निशान मगध के सैनिकों का नहीं बल्कि विष कन्याओं के रक्षकों का गुप्त निशान था। विक्रम का दिमाग सुन पड़ गया। आचार्य चाणक्य की वो बात उसके कानों में गूंज उठी जो उन्होंने तक्षशिला में कही थी कि शत्रु को पहचानने का सबसे आसान तरीका उसका हथियार नहीं बल्कि उसकी अनावश्यक मिठास और असमय उपस्थिति होती है। विक्रम ने तुरंत अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभय का चेहरा जो अभी तक दोस्त जैसा लग रहा था, अचानक एक शैतान की तरह बदल गया। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर सीधा विक्रम के पेट में उतार दिया। विक्रम की आंखों में दर्द से ज्यादा धोखा खाने का अविश्वास था। गर्म खून उसके पेट से निकलकर ठंडी बारिश के पानी में मिल गया। अभय ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा कि आचार्य चाणक्य बहुत चतुर हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सांप उनके घर में ही पल रहा है। और फिर अभय ने विक्रम को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो पीछे की ओर उस गहरी खाई में जा गिरा जिसके नीचे उफनती हुई नदी बह रही थी। विक्रम गिरते हुए अंधेरे में समा गया और अभय उस पत्र को लेकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खेल तो अब शुरू हुआ है।
क्योंकि आचार्य चाणक्य कभी भी अपनी पूरी योजना किसी एक व्यक्ति को नहीं बताते। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देगा। विक्रम जब होश में आया तो उसने खुद को नदी के किनारे पत्थरों पर पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और पेट का घाव गहरा था, लेकिन वो जिंदा था। शायद नदी के तेज बहाव ने उसे किसी तरह किनारे लगा दिया था। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक बूढ़ा सन्यासी उसके घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगा रहा है। विक्रम ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन सन्यासी ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हिलो मत, जरा भी पूरी तरह निकला नहीं है। विक्रम बड़बड़ाया कि मुझे जाना होगा, मगध खतरे में है, मेरा दोस्त गद्दार निकला। सन्यासी ने बिना उसकी ओर देखे कहा कि जो दोस्त गद्दार निकले वो कभी दोस्त था ही नहीं, वो तो बस एक शत्रु था जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। विक्रम ने गौर से उस सन्यासी को देखा। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। जब सन्यासी ने अपना चेहरा घुमाया तो विक्रम की चीख निकल गई। वो कोई और नहीं, स्वयं आचार्य चाणक्य थे। विक्रम उनके चरणों में गिरना चाहा था, लेकिन आचार्य ने उसे थाम लिया। विक्रम ने रोते हुए कहा कि आचार्य, मैंने सब बर्बाद कर दिया, अब है। गद्दार है और वो पत्र लेकर भाग गया है। अब वो सम्राट को मार देगा। चाणक्य के चेहरे पर लकीरों के सिवा कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि विक्रम, मैंने तुम्हें भेजा ही इसलिए था ताकि वो गद्दार अपना नकाब उतार दे। वो पत्र जो तुम जान से ज्यादा संभाल कर ले जा रहे थे वो कोरा था, उसमें कुछ नहीं लिखा था। विक्रम सन्न रह गया। उसने कहा, क्या वो पत्र खाली था? लेकिन फिर हम असली शत्रु को कैसे पहचानेंगे? चाणक्य ने अपनी शिखा में गांठ लगाते हुए कहा कि शत्रु को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे ये विश्वास दिला दो कि वो जीत चुका है। जब शत्रु जीत के नशे में होता है तभी वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, और अभय ने वो गलती कर दी है। अब सुनो विक्रम, तुम्हें वापस पाटलिपुत्र जाना होगा, लेकिन एक जिंदा इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मुर्दे की तरह। तुम्हें अपनी मौत की खबर खुद फैलानी होगी, क्योंकि शत्रु तभी बाहर आता है जब उसे लगता है कि खतरा टल गया है। विक्रम के अंदर बदले की आग जल उठी। उसने आचार्य के आदेश का पालन किया और अंधेरे में वापस राजधानी की ओर निकल पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाटलिपुत्र के राजमहल में एक अलग ही साजिश चल रही थी। वहां सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा में तैनात मुख्य अंगरक्षक कोई और नहीं बल्कि अभय का सगा बड़ा भाई वीरसेन था, और वीरसेन की वफादारी पर आज तक किसी को शक नहीं था। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अति परिचय और अति विश्वास ही विनाश का कारण बनता है। अभय ने महल में पहुंचकर वीरसेन को वो पत्र दिया जिसे वो असली समझ रहा था, और कहा, विक्रम मर चुका है और अब हमारे रास्ते का कांटा साफ है। वीरसेन ने पत्र खोला और देखा कि वो खाली है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि मूर्ख, तूने विक्रम को नहीं मारा बल्कि तूने चाणक्य की जाल को छेड़ा है। अगर ये पत्र खाली है तो इसका मतलब है कि असली जानकारी कहीं और है और चाणक्य को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसी वक्त महल के मुख्य द्वार पर नगाड़े बजने लगे और घोषणा हुई कि आचार्य चाणक्य पधार रहे हैं और उनके साथ एक विशेष बंदी है जिसे उन्होंने सीमा पर पकड़ा है। अभय और वीरसेन दोनों घबरा गए कि आखिर चाणक्य किसे पकड़ कर लाए हैं। क्या विक्रम जिंदा है या कोई और राज खुलने वाला है? पूरा दरबार सजा हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चाणक्य दरबार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बंदी नहीं था। उनके हाथ में सिर्फ एक जलता हुआ मशाल था। सम्राट ने पूछा कि आचार्य, बंदी कहाँ है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, बंदी तो यहीं इसी दरबार में मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। और शत्रु को पहचानने का सबसे आसान तरीका आज मैं इस भरी सभा में सबको सिखाऊंगा। चाणक्य ने कहा कि मैंने सीमा पर एक अफवाह फैलाई थी कि मगध का खजाना आज रात गुप्त रास्ते से बाहर भेजा जाएगा। ये खबर सिर्फ 3 लोगों को पता थी, एक मैं, एक सम्राट और तीसरा वो व्यक्ति जिस पर सम्राट सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आज रात उस रास्ते पर हमला हुआ तो समझ लेना कि वो तीसरा व्यक्ति ही गद्दार है। वीरसेन के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसने ये खबर अपने गुप्तचरों के जरिए दुश्मनों तक पहुंचा दी थी। लेकिन चाणक्य तो चाणक्य थे, उन्होंने वो खबर वीरसेन को बताई ही नहीं थी।
उन्होंने वो खबर जानबूझकर अभय को एक पत्र में लिखकर दी थी जो विक्रम के पास था। वो दूसरा पत्र था जिसके बारे में विक्रम को भी नहीं पता था। कहानी में ट्विस्ट ये है कि विक्रम की तलवार की म्यान के अंदर एक गुप्त जगह थी जहां चाणक्य ने असली संदेश छुपाया था, और जब अभय ने विक्रम को मारा था तो वो म्यान वहीं गिर गई थी जिसे चाणक्य ने उठा लिया था। चाणक्य ने भरी सभा में वो म्यान दिखाई और कहा कि इस म्यान के अंदर छुपे पत्र में उस गद्दार के हस्ताक्षर हैं जिसने यूनानियों के साथ संधि की है। वीरसेन ने देखा कि अब बात बिगड़ रही है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया कि आचार्य झूठ बोल रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। उसने सम्राट की ओर दौड़ लगा दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या सम्राट मारे जाएंगे? लेकिन तभी एक छाया खंभे के पीछे से निकली और वीरसेन के हाथ पर एक ऐसा वार किया कि तलवार दूर जा गिरी। वो छाया कोई और नहीं, विक्रम था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। विक्रम के शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने वीरसेन को जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर वही खंजर रख दिया जिससे अभय ने उसे मारा था। अभय जो कोने में खड़ा था भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल के द्वार बंद हो चुके थे। चाणक्य ने सम्राट के पास जाकर कहा कि राजन, शत्रु वो नहीं जो ललकार कर आए, शत्रु वो है जो आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहे और मौका मिलते ही अंधे आकर दे। आज आपकी परछाई वीरसेन ने ही आपको डसने की कोशिश की। सम्राट चंद्रगुप्त ने भारी मन से अपने सेनापति को देखा और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को कालकोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगता है कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये तो बस एक मोहरा था। जैसे ही वीरसेन और अभय को सैनिक ले जा रहे थे, वीरसेन ने मुड़कर चाणक्य की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि आचार्य, आपने हमें तो पकड़ लिया, लेकिन उस असली नागिन को कैसे पकड़ोगे जो सम्राट के बिस्तर तक पहुंच चुकी है? चाणक्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत सम्राट की ओर देखा। सम्राट की नई रानी हेलेना, जो सेल्यूकस की बेटी थी, वो ऊपर झरोखे से ये सब देख रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वीरसेन के शब्दों ने विक्रम और चंद्रगुप्त दोनों को हिलाकर रख दिया था। क्या इसका मतलब ये है कि मगध के विनाश की साजिश महल की दीवारों के बाहर नहीं बल्कि शयन कक्ष के अंदर रची जा रही थी? चाणक्य जानते थे कि एक स्त्री का वार तलवार के वार से ज्यादा खतरनाक होता है, और अब मुकाबला सीधे दिमाग का नहीं बल्कि भावनाओं का होने वाला था। चाणक्य ने विक्रम को इशारा किया और विक्रम समझ गया कि अब उसकी लड़ाई किसी सेनापति से नहीं बल्कि एक साम्राज्य की महारानी से है। रात के तीसरे पहर चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चाणक्य ने कहा कि अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। दरवाज़ा खुला और सामने महारानी हेलेना खड़ी थी, हाथ में एक थाली लिए जिसमें दूध का गिलास था। उसने बड़े आदर से कहा कि आचार्य, आप आज बहुत थक गए होंगे, ये केसर वाला दूध आपके लिए। चाणक्य ने उस दूध को देखा। दूध का रंग हल्का पीला था। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु जब अचानक प्रेम दिखाए तो समझ लो कि मृत्यु का निमंत्रण है। चाणक्य ने वो गिलास हाथ में लिया और हेलेना की आंखों में देखा। उन नीली आंखों में समुंदर जैसी गहराई थी और जहर जैसी ठंडक। चाणक्य ने कहा कि महारानी, क्या आप जानती हैं कि सांप को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है? हेलेना ने मासूमियत से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य? चाणक्य ने अचानक अपनी बगल में बैठे एक बिल्ली के बच्चे को उठाया और थोड़ा सा दूध उसे चटा दिया। अगले ही पल बिल्ली का बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। हेलेना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ताली बजाई और कमरे के चारों तरफ से नकाबपोश सैनिक निकल आए। हेलेना ने अपनी कोमल आवाज़ को कठोर करते हुए कहा कि बूढ़े ब्राह्मण, तू बहुत जानता है, लेकिन आज तेरी नीति यहाँ काम नहीं आएगी। आज तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। चाणक्य घिरे हुए थे, निहत्थे थे और सामने 10 नंगी तलवारें थीं। हेलेना ने आदेश दिया कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। तलवारें उठी, लेकिन तभी चाणक्य जोर से हंसे, इतनी जोर से कि सैनिक भी रुक गए। हेलेना ने झुंझलाकर पूछा कि मौत सामने है और तू हंस रहा है। चाणक्य ने कहा कि मूर्ख स्त्री, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तूने वही किया जो मैं चाहता था। तुझे क्या लगा मैं यहाँ अकेला हूँ? चाणक्य ने चुटकी बजाई और अचानक झोपड़ी की छत टूट कर गिरी। ऊपर से रस्सियों के सहारे 20 काले कपड़े पहने योद्धा नीचे उतरे। ये चाणक्य की विष कन्याओं की विशेष टुकड़ी थी। कमरे में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की खनक और चीखों से रात गूंज उठी। हेलेना मौका देखकर पिछले दरवाजे से भागी,
लेकिन बाहर अंधेरे में विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने रास्ता रोका तो हेलेना ने अपनी आस्तीन से एक जहरीला खंजर निकाला और विक्रम पर वार कर दिया। विक्रम बच तो गया, लेकिन खंजर उसकी बाह को चीरता हुआ निकल गया। हेलेना जंगल की ओर भागी, जहां उसके पिता सेल्यूकस की गुप्त सेना उसका इंतजार कर रही थी। अब स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। हेलेना भाग चुकी थी, मगध के अंदर विद्रोह की आग भड़क रही थी और सीमा पर सेल्यूकस अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण करने को तैयार था। चाणक्य ने विक्रम से कहा कि अब हमें वो करना होगा जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। हमें दुश्मन के घर में घुसकर उसे तोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी पहचान, अपना धर्म और अपना अस्तित्व मिटाना होगा। क्या तुम तैयार हो विक्रम? विक्रम ने बिना पलक झपकाए कहा कि आचार्य आदेश दें। चाणक्य ने कहा कि तुम्हें अब एक गद्दार बनना होगा। तुम्हें भरी सभा में मेरा अपमान करना होगा और मगध से निकाला जाना होगा ताकि तुम सेल्यूकस की सेना में शामिल हो सको। ये एक ऐसा मिशन था जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर विक्रम पकड़ा गया तो उसे मौत मिलेगी और अगर सफल हुआ तो उसे गद्दार कहा जाएगा। अगले दिन दरबार में वही हुआ। विक्रम ने चाणक्य पर तलवार उठाई। सम्राट ने उसे देश निकाला दे दिया। विक्रम अपमानित होकर मगध छोड़कर चला गया। वो सेल्यूकस के शिविर में पहुंचा। वहां उसने हेलेना को देखा। हेलेना ने उसे पहचान लिया। विक्रम को बंदी बना लिया गया और उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर सेल्यूकस के सामने पेश किया गया। सेल्यूकस ने पूछा कि इस कुत्ते को यहाँ क्यों लाया गया है। विक्रम ने चिल्लाकर कहा कि मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रतिशोध हूं। चाणक्य ने मेरा अपमान किया है, मैं मगध को बर्बाद करना चाहता हूं। हेलेना ने विक्रम के चेहरे को गौर से देखा। वो परखना चाहती थी कि ये सच बोल रहा है या झूठ। उसने एक जलती हुई लोहे की सलाख उठाई और विक्रम की छाती पर दाग दी। विक्रम की चमड़ी जलने की आवाज आई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। हेलेना मुस्कुराई। उसे लगा कि चाणक्य के प्रति इतनी नफरत सिर्फ सच्चे दुश्मन में ही हो सकती है। उसने विक्रम को अपनी सेना में शामिल कर लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विक्रम का शरीर जल रहा था, मगर उसके मन में चाणक्य नीति की ठंडक थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती हजारों जान ले सकती है। विक्रम अब दुश्मन के खेमे में है, लेकिन वहां उसे एक ऐसा राज पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेल्यूकस के पास एक ऐसा हथियार है जिसे अग्नि बाण कहते हैं, जो बारूद से भरा है और वो पूरी मगध सेना को एक ही बार में राख कर सकता है। और इस हथियार को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम का अपना खोया हुआ पिता है, जिसे वो सालों से मरा हुआ समझ रहा था। विक्रम अपने पिता को दुश्मन की कैद में हथियार बनाते हुए देखता है। उसका दिल रोता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इधर चाणक्य को आभास हो जाता है कि खतरा सामान्य नहीं है। वे अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसा प्रति हथियार काउंटर वेपन बनाने में जुट जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन समय कम है। सेल्यूकस ने आक्रमण की तारीख तय कर दी है, पूर्णिमासी की रात। जब चांद पूरा होगा तब मगध पर खून की बारिश होगी। दोस्तों, क्या विक्रम अपने पिता को बचा पाएगा? क्या वो उस विनाशकारी हथियार को रोक पाएगा? और क्या चाणक्य अपनी नीति से सेल्यूकस की विशाल सेना और हेलेना की जहरीली चालों को हरा पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। विक्रम ने रात के अंधेरे में एक कबूतर के पैर में संदेश बांधकर उड़ाया, लेकिन तभी एक तीर आया और कबूतर को मार गिराया। वो तीर हेलेना का था। उसने विक्रम की ओर देखकर कहा कि मैंने कहा था ना, शत्रु की पहचान उसकी आंखों से होती है और तुम्हारी आंखों में मुझे मगध दिखाई देता है। विक्रम अब चारों तरफ से घिर चुका है, हजारों सैनिक और बीच में अकेला विक्रम। कहानी जारी है। दोस्तों, विक्रम की जान अब एक धागे पर लटकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि विक्रम उस मौत के चक्रव्यूह से कैसे निकला और चाणक्य ने कौन सी महाविनाशक नीति अपनाई जिससे इतिहास बदल गया, तो हमें कमेंट में अभी बताएं। ये गाथा इतनी विशाल है कि इसे एक बार में नहीं सुनाया जा सकता। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय चाणक्य पार्ट 2 लाओ। जाने से पहले अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप असली और नकली में फर्क समझाना चाहते हैं। याद रखिए, जय चाणक्य, जय हिंद, जय चाणक्य नीति। मिलते हैं अगले भाग में और भी खतरनाक मोड़ के साथ। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
अगर आपने पिछला हिस्सा सुना है तो आप जानते हैं कि विक्रम मौत के घेरे में है। हेलेना के तीर ने कबूतर को मार गिराया है और विक्रम की पहचान उजागर हो चुकी है। ये कहानी का दूसरा भाग है और मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें। लेकिन अगर आप चाणक्य की उस खौफनाक नीति को समझना चाहते हैं जिससे उन्होंने एक हारे हुए युद्ध को जीत में बदल दिया, तो इस कहानी के एक एक शब्द को पी जाइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये रोमांचक सफ़र जारी रहे तो अभी इसी वक्त चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल, जय चाणक्य। तो चलिए उस खूनी रात के सन्नाटे को चीरते हैं। हेलेना की हंसी पूरे शिविर में गूंज रही थी। उसने विक्रम की ओर इशारा किया और सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच लीं। विक्रम ने हत्था था और हजारों सैनिक उसे घेर कर खड़े थे। विक्रम की नजरें सीधे अपने पिता देवदत्त पर टिकी थीं, जो जंजीरों में जकड़े हुए उस विनाशकारी हथियार अग्निबाण के पास खड़े थे। देवदत्त की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सालों बाद अपने बेटे को देखा था, और वो भी मौत के मुंह में। हेलेना ने आगे बढ़कर विक्रम के गले पर अपनी तलवार की नोक रख दी और कहा कि सुना है चाणक्य के शिष्य मौत से नहीं डरते, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हें मारने वाला हथियार तुम्हारे पिता ने ही बनाया है। हेलेना ने देवदत्त को आदेश दिया कि वो अग्निबाण का मुख विक्रम की ओर कर दें। विक्रम चिल्लाया, पिताजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देवदत्त मजबूर थे। सैनिकों ने उन पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। देवदत्त कांपते हाथों से उस मशीन के पास गए। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में एक इशारा था, एक ऐसा इशारा जो बचपन में विक्रम और उसके पिता के बीच खतरे के समय होता था। देवदत्त समझ गए। उन्होंने मशीन का लीवर विक्रम की ओर घुमाया। हेलेना खुशी से ताली बजाने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। देवदत्त ने अचानक मशीन के अंदर जल रही मशाल को बारूद के ढेर में नहीं, बल्कि पास रखे गंधक और तेजाब के ड्रमों पर गिरा दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। भूम! पूरा शिविर हिल गया। काला धुआं और हरे रंग की आग चारों तरफ फैल गई। सैनिकों में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेलेना भी धक्के से गिर पड़ी। इसी धुएं का फायदा उठाकर विक्रम ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने पास खड़े एक सैनिक की तलवार छीनी और उसका गला काटते हुए अपने पिता की ओर लपका। लेकिन देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, रुकना मत विक्रम, भाग जाओ, ये मेरा प्रायश्चित है। इस बारूद को मगध तक मत पहुंचने देना। और इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, देवदत्त ने बारूद के मुख्य कक्ष में छलांग लगा दी। एक और जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके ने विक्रम को हवा में उछाल दिया। वो शिविर की दीवार के पार जाकर ठंडी नदी में गिरा। पानी में गिरते ही विक्रम का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पिता ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। विक्रम पानी के अंदर चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में पानी भर गया। वो बहता चला गया, दूर, बहुत दूर। जब विक्रम की आंख खुली तो वो जंगल के एक वीरान हिस्से में था। उसका शरीर आग से झुलसा हुआ था और दिल में प्रतिशोध की ज्वालामुखी धधक रही थी। लेकिन उसे याद आया चाणक्य का वो सूत्र, शोक करने वाला व्यक्ति कमजोर होता है और प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति सतर्क। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे। उसे पता था कि सेल्यूकस की सेना अब और भी ज्यादा गुस्से में मगध की ओर बढ़ेगी, क्योंकि उनका मुख्य हथियार बनाने वाला कारीगर मर चुका था। लेकिन उनके पास अभी भी बने हुए हथियार मौजूद थे। विक्रम को किसी भी तरह पाटलिपुत्र पहुंचना था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके होश उड़ा देगा। विक्रम जब जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आया तो उसने देखा कि मगध की सीमा पर जो झंडे लगे हैं वो बदल चुके हैं। उन झंडों पर मौर्य वंश का मयूर नहीं, बल्कि एक काला सूरज बना हुआ था। विक्रम का दिमाग चकरा गया। वो तो सिर्फ कुछ दिन के लिए बाहर गया था, क्या इतनी जल्दी तख्ता पलट हो गया? क्या चाणक्य हार गए? विक्रम ने अपना चेहरा ढक लिया और एक राहगीर से पूछा कि ये झंडा किसका है। उस राहगीर ने डरते हुए कहा कि क्या तुम नहीं जानते, सम्राट चंद्रगुप्त को नजरबंद कर लिया गया है और अब सत्ता महामात्य राक्षस और उनके नए सहयोगी के हाथ में है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि ये कैसे संभव है। वो पागलों की तरह राजधानी की ओर भागा। छुपते छुपाते वो शहर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हर जगह उसके और चाणक्य के वांटेड यानी इनाम वाले पोस्टर लगे हैं और उस पोस्टर के नीचे लिखा था देशद्रोही।
विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। वो सीधे चाणक्य के गुप्त ठिकाने यानी शमशान घाट के पास पुरानी कुटिया की ओर गया, जहां चाणक्य अक्सर विपत्ति के समय छुपते थे। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। कुटिया जली हुई थी और वहां खून के धब्बे थे। क्या आचार्य चाणक्य मारे गए? विक्रम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी अंधेरे से एक साया निकला, एक काला कुत्ता जो चाणक्य को बहुत प्रिय था। वो विक्रम के पास आया और उसकी धोती खींचने लगा। विक्रम समझ गया कि कुत्ता उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो कुत्ते के पीछे पीछे शमशान के बीचों बीच एक ताज़ी चिता के पास पहुंचा। उस चिता के नीचे एक पत्थर ढीला था। विक्रम ने पत्थर हटाया तो वहां एक भोजपत्र यानी लेटर रखा था। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। उस पर चाणक्य की लिखावट थी। लिखा था, विक्रम, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम जीवित हो। जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। ये शत्रु को भ्रमित करने की मेरी माया जाल नीति है। मैंने जानबूझकर सत्ता का त्याग किया है ताकि राक्षस और हेलेना को लगे कि वे जीत गए हैं। मैं अब काल गुफा में हूँ, लेकिन सावधान, तुम्हारे पीछे एक परछाई है जो पाटलिपुत्र में दाखिल होते ही तुम्हारे साथ लग गई है। विक्रम ने पत्र पढ़ा ही था कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडी धातु का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़ना चाहा, लेकिन एक भारी आवाज ने कहा, हिलना मत देशद्रोही। ये आवाज आज जानी पहचानी थी। ये मगध का सबसे खतरनाक जल्लाद कालिया था, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। कालिया ने कहा, तेरे सर की कीमत बहुत ज्यादा है विक्रम, और मुझे वो इनाम हेलेना से मिलेगा। विक्रम समझ गया कि जाल कितना गहरा है। विक्रम ने चालाकी से कहा, कालिया, तुझे हेलेना जो भी देगी उससे दुगना खजाना मुझे पता है जो चाणक्य ने छुपाया है। कालिया की आंखों में लालच आ गया। उसने तलवार थोड़ी ढीली की और पूछा, कहाँ है वो खजाना? यही वो पल था जिसका विक्रम को इंतजार था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी में छुपी हुई शमशान की राख कालिया की आंखों में झोंक दी। कालिया चीखा और विक्रम ने उसे एक जोरदार लात मारी। लेकिन कालिया एक विशालकाय दानव जैसा था। वो इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। दोनों के बीच शमशान में मौत का तांडव शुरू हो गया। कालिया अपनी भारी गदा घुमा रहा था और विक्रम अपनी फुर्ती से बच रहा था। एक बार विक्रम के कंधे पर लगा और उसकी हड्डी चटकने की आवाज आई। विक्रम दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई और कालिया के मुंह पर दे मारी। कालिया पीछे हटा और एक खुले हुए गड्ढे में गिर गया। विक्रम ने मौका नहीं गवाया और वहां से भाग निकला। अब उसे काल गुफा तक पहुंचना था, जो शहर के नीचे बनी सुरंगों का एक भूल भुलैया थी। विक्रम लंगड़ाते हुए नालों के रास्ते सुरंग में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा और बदबू थी। चमगादड़ उसके सर के ऊपर उड़ रहे थे। कई घंटों तक चलने के बाद उसे एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया। वहां एक चट्टान पर आचार्य चाणक्य बैठे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ सम्राट चंद्रगुप्त भी थे। दोनों साधारण वेशभूषा में थे। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने बलिदान दिया और कैसे हेलेना और राक्षस ने कब्जा कर लिया है। चाणक्य ने विक्रम को उठाया और कहा, शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा पिता अमर हो गया, लेकिन अब रोने का समय नहीं है। जो सत्ता परिवर्तन तुम ऊपर देख रहे हो वो मैंने ही करवाया है। विक्रम हैरान रह गया। आपने? लेकिन क्यों? चाणक्य ने अपनी शिखा को झटका देते हुए कहा, क्योंकि शत्रु को अपने घर में बुलाकर ही मारा जा सकता है। सेल्यूकस की सेना बाहर से अभेद्य है, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन जब वो मगध के अंदर आएंगे ये सोचकर कि उन्होंने जीत लिया है, तब हम उन पर विश्वार करेंगे। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन आचार्य, हेलेना अब राजमहल में है और वो मेरे खाने में हर रोज धीमा जहर मिलवा रही थी, इसलिए हमें भागना पड़ा। चाणक्य ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, राजन, जो जहर वो आपको दे रही थी मैंने उसे बदल दिया था, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। विक्रम, तुम्हें वापस महल जाना होगा। विक्रम चौंक गया। महल? वहां तो मेरी मौत इंतजार कर रही है। चाणक्य ने एक छोटी सी डिब्बी विक्रम के हाथ में दी और कहा, तुम्हें ये डिब्बी महारानी हेलेना के कक्ष में रखनी है। इसमें कोई जहर नहीं है, बल्कि इसमें सम्मोहन धूप है। इसे सूंघते ही इंसान के अंदर का डर बाहर आ जाता है और वो सच बोलने लगता है। हमें जानना होगा कि सेल्यूकस का असली प्लान बी क्या है, क्योंकि मुझे संदेह है कि अग्नि बाण सिर्फ एक दिखावा था। असली खतरा कुछ और है। कहानी का ये हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा।
विक्रम वापस उसी मौत के कुएं यानी राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार एक रसोइये के भेष में। विक्रम महल के अंदर पहुंचा। वहां जश्न चल रहा था। हेलेना और अमात्य राक्षस शराब के नशे में थे। विक्रम रसोइया बनकर उनके कक्ष की ओर बढ़ा। गलियारों में यूनानी सैनिकों का पहरा था। विक्रम ने बड़ी चतुराई से सैनिकों को चकमा दिया और हेलेना के शयन कक्ष में दाखिल हो गया। वहां उसने देखा कि सेल्यूकस का एक नक्शा मेज पर रखा है। विक्रम ने नक्शा देखने की कोशिश की, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गया। हेलेना और एक अज्ञात व्यक्ति कमरे में दाखिल हुए। वो व्यक्ति काला लबादा ओढ़े हुए था। हेलेना ने कहा, चिंता मत करो, चाणक्य को लगता है कि वो हमें शहर में फंसा लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम मगध की पानी की टंकियों में लाल कवक यानी रेड फंगस मिला चुके हैं। कल सुबह तक पूरा मगध बीमार होगा और बिना तलवार चलाए हम जीत जाएंगे। पर्दे के पीछे खड़े विक्रम का खून जम गया। ये तो अग्निबाण से भी ज्यादा खतरनाक था। जैविक युद्ध। अगर कल सुबह लोगों ने वो पानी पी लिया तो मगध शमशान बन जाएगा। विक्रम को तुरंत खबर चाणक्य तक पहुंचानी थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका पैर एक फूलदान से टकराया। खन्न की आवाज हुई। हेलेना तुरंत पलटी। कौन है वहां? उसने अपने कटार फेंक कर मारी। कटार सीधे पर्दे को चीरती हुई विक्रम की बाह में जा लगी। विक्रम दर्द से चीखा और खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन विक्रम ने पेड़ों की डालियों को पकड़ते हुए अपनी जान बचाई। अब उसके पीछे पूरा राजमहल पड़ा था। सायरन बज रहे थे, मशालें जल उठी थीं। विक्रम भाग रहा था, उसका खून टपक रहा था और समय बहुत कम था। सूरज निकलने में सिर्फ 4 घंटे बचे थे। अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो लाखों लोग मारे जाएंगे। विक्रम भागते भागते शहर के मुख्य जलाशय वाटर टैंक के पास पहुंचा। उसे लगा कि वो वहां जाकर पानी की सप्लाई रोक देगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही यूनानी पहरेदार तैनात हैं और वो पानी में लाल रंग का पाउडर मिला रहे हैं। विक्रम अकेला था और घायल था। सामने 50 सैनिक थे। उसने सोचा कि अब चाणक्य नीति ही काम आएगी। जब बल काम ना आए तो बुद्धि का प्रयोग करो। विक्रम ने पास के एक मंदिर से बड़ा सा घंटा देखा। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी जेब से बारूद की वो थोड़ी सी पुड़िया निकाली जो वो अपने पिता के शिविर से चुरा लाया था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उसने वो बारूद मंदिर के घंटे के अंदर ठूंस दिया और उसमें आग लगा दी और फिर पूरी ताकत से उस घंटे को लुढ़काते हुए सैनिकों के बीच भेज दिया। सैनिक हैरान होकर उस घंटे को देखने लगे। तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। घंटा फट गया और उसके लोहे के टुकड़े छर्रों की तरह सैनिकों को लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। विक्रम ने मौका देखकर जलाशय का मुख्य द्वार वैल्व बंद करने की कोशिश की। वैल्व बहुत भारी था और जंग लगा हुआ था। विक्रम अपनी घायल बांह से पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी नसें फटने को थीं। उधर बचे हुए सैनिक उसकी ओर दौड़ रहे थे। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, विक्रम चिल्ला रहा था और अंत में एक जोर की आवाज के साथ वैल्व बंद हो गया। शहर की पानी की सप्लाई रुक गई, लेकिन तब तक एक भाला सनसनाता हुआ आया और विक्रम की पीठ में धंस गया। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सैनिक उसे मारने के लिए तलवारें उठा चुके थे। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और चाणक्य का स्मरण किया। उसे लगा कि यह अंत है, लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। तभी हवा में तीर चलने की आवाज आई। सूं सूं सूं, और विक्रम को मारने वाले सैनिक एक एक करके गिरने लगे। विक्रम ने मुश्किल से आंखें खोली तो देखा कि जलाशय की दीवारों पर काले कपड़े पहने सैकड़ों योद्धा खड़े हैं और सबसे आगे एक विशालकाय पुरुष खड़ा है जिसके हाथ में गांडीव जैसा धनुष है। ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने अपना राजसी कवच पहन लिया था और उनके माथे पर रक्त तिलक लगा था। चाणक्य की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। शत्रु ने गलती कर दी थी। उन्होंने अपनी सेना को शहर में फैला दिया था और जलाशय पर सुरक्षा कम कर दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई वहां नहीं आएगा। चंद्रगुप्त ने गर्जना की, हर हर महादेव, और कूद पड़े मैदान में। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विक्रम को सैनिकों ने सुरक्षित वहां से निकाला और वैद्य के पास ले गए, लेकिन चाणक्य अभी भी वहां नहीं थे। चाणक्य कहां थे? चाणक्य उस वक्त सेल्यूकस के खेमे की ओर जा रहे थे, निहत थे और अकेले। ये क्या पागलपन था? क्या चाणक्य आत्मसमर्पण करने जा रहे थे? चाणक्य सीधे सेल्यूकस के तंबू के सामने पहुंचे और कहा, मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारे सम्राट से मिलना चाहता हूं। सेल्यूकस को जब यह पता चला तो वो हैरान रह गया। उसने चाणक्य को अंदर बुलाया और हंसते हुए कहा, तो आखिर भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने घुटने टेक ही दिए।
चाणक्य शांत थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, सेल्यूकस, मैं यहां संधि करने आया हूं। सेल्यूकस हंसा। संधि? अब जब तुम हार चुके हो? मेरे पास सेना है, बारूद है और तुम्हारी राजधानी पर मेरा कब्जा है। चाणक्य ने धीरे से अपनी शॉल के अंदर से एक कांच की शीशी निकाली जिसमें वही लाल कवक यानी रेड फंगस वाला पानी था। चाणक्य ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे पानी में जहर मिलाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हवा का रुख किस तरफ है? सेल्यूकस की हंसी रुक गई। चाणक्य ने शीशी को जमीन पर पटक दिया। कांच टूट गया। चाणक्य ने कहा, यह कवक पानी से नहीं, हवा से भी फैलता है अगर इसे धूप में सुखा दिया जाए। और मैंने तुम्हारे शिविर के चारों तरफ सूखी घास में यह कवक लगवा दिया है। जैसे ही सूरज निकलेगा तुम्हारी पूरी सेना अपने ही फेफड़ों को खाकर मर जाएगी। सेल्यूकस पसीने से तरबतर हो गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो ब्राह्मण, चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षा लेनी है तो सूर्योदय का इंतजार करो। सेल्यूकस डर गया। उसे अपनी सेना की चिंता थी। उसने तुरंत कहा, तुम्हें क्या चाहिए? चाणक्य ने कहा, अपनी सेना लेकर सिंधु नदी के पार चले जाओ और अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दो। और दहेज में मुझे कांधार, काबुल और हेरात चाहिए। सेल्यूकस के पास कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। उसने तुरंत संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन दोस्तों, क्या चाणक्य ने सच बोला था? क्या सच में हवा में जहर था? नहीं। ये चाणक्य की सबसे बड़ी कूटनीति थी। शीशी में सिर्फ रंगीन पानी था और घास में कुछ नहीं था। चाणक्य ने शत्रु के डर का फायदा उठाया था। लेकिन जैसे ही सेल्यूकस अपनी सेना लेकर पीछे हटने का आदेश देने वाला था, तभी तंबू का पर्दा हटा और वहां हेलेना आ गई। हेलेना ने चिल्लाकर कहा, पिताजी रुकिए, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी प्रयोगशाला की तलाशी ली थी। इसके पास ऐसा कोई जहर बनाने का समय ही नहीं था। सेल्यूकस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार खींच ली। धोखेबाज, तूने एक यूनानी सम्राट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब तेरी मौत निश्चित है। चाणक्य अब फंस चुके थे। सेल्यूकस और हेलेना दोनों उनके सामने थे और बाहर पूरी यूनानी सेना थी। चाणक्य के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन तभी चाणक्य ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सेल्यूकस ने कहा, अब क्यों हंस रहे हो? चाणक्य ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुमने हेलेना की बात तो सुन ली, लेकिन ये नहीं देखा कि हेलेना के पीछे कौन खड़ा है। सेल्यूकस ने मुड़कर देखा। हेलेना के पीछे कोई नहीं था। लेकिन तभी हेलेना के गले से एक बारीक खून की धार बह निकली और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके पीछे हवा में से जैसे कोई प्रकट हुआ। वो विष कन्या थी जो अदृश्य होने की विद्या जानती थी। हेलेना अभी मरी नहीं थी, लेकिन जहर उसके शरीर में फैल रहा था। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सेल्यूकस, तुम्हारी बेटी के पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। अब चुनाव तुम्हारा है, सम्राट का अहंकार या पिता का प्रेम। सेल्यूकस टूट गया। एक पिता हार गया। उसने तलवार फेंक दी और चाणक्य के चरणों में गिर गया। मेरी बेटी को बचा लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। युद्ध रुक गया। मगध बच गया। विक्रम और चंद्रगुप्त ने दूर से देखा कि यूनानी सेना वापस लौट रही थी। चाणक्य ने हेलेना को दबा दी और वो बच गई। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी और सबसे खौफनाक ट्विस्ट बाकी है। सब कुछ शांत होने के बाद जब राज दरबार फिर से लगा, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, उत्सव मनाया जा रहा था। विक्रम को महानायक की उपाधि दी गई। लेकिन रात के अंधेरे में विक्रम चाणक्य के पास गया। चाणक्य अपनी कुटिया में कुछ लिख रहे थे। विक्रम ने पूछा, आचार्य, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपने हेलेना को जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो फिर से साजिश रचेगी। चाणक्य ने कलम रोकी और विक्रम की आंखों में देखा। पुत्र विक्रम, शत्रु को मार देने से शत्रुता खत्म होती है, लेकिन शत्रु को जिंदा रखकर उसे अपना बना लेने से शक्ति बढ़ती है। हेलेना अब हमारी है, लेकिन चाणक्य रुके। विक्रम ने पूछा, लेकिन क्या? चाणक्य ने कहा, लेकिन मुझे डर हेलेना से नहीं है, मुझे डर उस तीसरे व्यक्ति से है जिसने हेलेना को महल का गुप्त नक्शा दिया था। विक्रम चौंक गया। तीसरा व्यक्ति? लेकिन गद्दार तो राक्षस था। चाणक्य ने ना में सिर हिलाया। नहीं, राक्षस तो बस एक मोहरा था। कोई और है जो मेरे और चंद्रगुप्त के बहुत करीब है, कोई ऐसा जिस पर हम शक भी नहीं कर सकते। तभी हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। चाणक्य ने कहा, वो आ गया है। विक्रम ने तलवार निकाली। दरवाजा खुला और बिजली की चमक में एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा देखकर विक्रम के हाथ से तलवार गिर गई।
वो चेहरा था स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी महारानी दुर्धरा के भाई का, जो अभी अभी उत्सव में विक्रम के गले मिला था। क्या सम्राट का अपना साला गद्दार है? और उसके हाथ में एक अजीब सा यंत्र था जो टिक टिक कर रहा था। चाणक्य ने चिल्लाया, विक्रम भागो, ये काल चक्र है, ये यहाँ सब कुछ उड़ा देगा। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो गया। कमरे में चाणक्य, विक्रम और वो गद्दार बंद थे और वो यंत्र अपनी आखिरी गिनती गिन रहा था। 3, 2, 1। क्या चाणक्य और विक्रम इस विस्फोट से बच पाएंगे? ये काल चक्र क्या है और सम्राट के अपने परिवार में गद्दार क्यों पैदा हुआ? क्या ये कोई पुरानी रंजिश है जो इतिहास के पन्नों में दबी थी? दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहानी अब उस मुकाम पर है जहां से वापसी नामुमकिन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस बंद कमरे में क्या हुआ और चाणक्य ने उस काल चक्र को कैसे रोका या नहीं रोक पाए, तो आपको इसका तीसरा और अंतिम भाग सुनना ही होगा। ये रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। अगर आप इस कहानी का महाविस्फोटक क्लाइमैक्स पार्ट 3 सुनना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, लिखिए जय चाणक्य पार्ट 3 लाओ। मैं कसम खाता हूँ अगला भाग आपकी सोच से परे होगा। और हाँ, जाने से पहले एक काम जो सच्चे देशभक्त करते हैं, चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जैसे ही पार्ट 3 आए सबसे पहले आप देखें। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर दुश्मन तक ये संदेश पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, नमो चाणक्य। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।